नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों के समक्ष सामान्य अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार को पढ़ाने चल रहा हूं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग मौलिक अधिकार को प्रारंभ करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 है और अनुच्छेद है 12 से 35। हमारे संविधान का यह भाग 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो अनुच्छेद 12 से 35 है। भारतीय संविधान में मूलतः जो 22 भाग थे अब जो बढ़ के 25 हो गए हैं। उन 25 भाग में सबसे महत्वपूर्ण कोई भाग है तो वह भाग 3 है और विस्तृत रूप से इसका हम लोग आज अध्ययन प्रारंभ करने चल रहे हैं। मित्रों, पहले तो हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार की ऐतिहासिकता। यह मौलिक अधिकार भारत में कब से प्रारंभ हो रहा है, दुनिया के अन्य देशों में मौलिक अधिकार कैसे आया, पहले हम लोग इसको आज देखेंगे। मौलिक अधिकार की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में होती है। ब्रिटेन के एक शासक थे सम्राट जॉन विलियम। जॉन विलियम ब्रिटेन के सम्राट। इन्होंने ब्रिटेन के नागरिकों को यानी अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। उस अधिकार का नाम है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक अधिकार पत्र जॉन विलियम ने जारी किया ब्रिटिश नागरिकों को। यह मैग्ना कार्टा वर्ष 1215 ईस्वी में आया। मैग्ना कार्टा का हिंदी में अर्थ होता है महान अधिकार पत्र। यानी 1215 से पहले पूरी दुनिया में अधिकार का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन शुरुआत यह ब्रिटेन में हुआ। जॉन विलियम जो कि वहां के सम्राट थे, उन्होंने अपने नागरिकों को अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए कुछ अधिकार दिए। नाम रखा गया मैग्ना कार्टा। ब्रिटेन में ही वर्ष 1688 में एक क्रांति हुई और उस क्रांति का नाम है गौरवमयी क्रांति। गौरवमयी क्रांति इसी ही हम लोग रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। अंग्रेजी में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन या सुनहरी क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इस क्रांति का नायक था डॉक्टर जॉन लॉक। डॉक्टर जॉन लॉक ने अपने ब्रिटेन के लोगों के लिए 3 अधिकार की मांग किया: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ जीवन की स्वतंत्रता, लिबर्टी स्वतंत्रता का अधिकार, एंड प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार की मांग 1688 में डॉक्टर जॉन लॉक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो दुनिया के सभी मौलिक अधिकारों को डॉक्टर जॉन लॉक का यह सिद्धांत प्रभावित करता है। मित्रों, यह सिलसिला चलता रहा। वर्ष 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होती है और इस फ्रांसीसी क्रांति का
विचारक था जीन जैक्स रूसो। रूसो ने कहा था प्रत्येक नागरिकों को जन्म से अधिकार मिलता है समानता का, स्वतंत्रता का और भ्रातृत्व का, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। यह सिद्धांत जीन जैक्स रूसो का है। इनका यह सिद्धांत और विचार फ्रांसीसी क्रांति का भूमिका तैयार किया था 1789 में। यह इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी और डॉक्टर जॉन लॉक का लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड लाइफ का जो प्रिंसिपल्स था, यह सब मिलकर के आने वाली दुनिया के लोगों को प्रभावित किया। और दुनिया के जितने भी देश हैं, जब उन लोगों ने अपने संविधान में लिखित रूप से मौलिक अधिकार का उल्लेख किया तो इन सभी सिद्धांतों को अपनाया, भारत ने भी अपनाया। अब चलते हैं हम लोग अमेरिका। अमेरिका का संविधान आप सभी जानते हैं, दुनिया का पहला लिखित निर्मित संविधान था। लेकिन मित्रों, उनके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार का ही उल्लेख नहीं था, बाद में जोड़ा गया। वर्ष 1791 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स 1791 ईस्वी में अमेरिकन संविधान में संशोधन हुआ और अपने नागरिकों को 10 मूल अधिकार प्रदान किया, जिसका नाम रखा गया बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का पत्र। तो इस प्रकार से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में मौलिक अधिकार की चर्चा प्रारंभ हुई। लेकिन यहां पर अब हम लोग बात करेंगे भारत में, भारतीय संदर्भ में मौलिक अधिकार किस प्रकार से आ रहा है और इसकी कैसी विवेचना की जा रही है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी शासन भारतीयों को अधिकार देना तो कतई नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भारतीयों ने धीरे धीरे अपने अधिकारों की मांग किया और अधिकार प्राप्त भी किए। सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकार की शुरुआत वर्ष 1895 ईस्वी में होता है और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग किया, किंतु अंग्रेजी सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन मांग करना भी एक उपलब्धि है। उसके बाद वर्ष 1916 में एनी विसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की मांग को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा था एनी विसेंट ने, मैं वो टॉमटम हूं जो सोते हुए भारतीयों को जगाती हूं। यानी एनी विसेंट ने भारतीयों को अपने अधिकार की मांग करने के लिए अवेयर किया। फिर भी बात नहीं बनी। उसके बाद वर्ष 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर M.A. अंसारी ने। इस अधिवेशन में भी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित विचार विमर्श किया गया। आगे सुनिए। वर्ष 1928 में मोतीलाल
नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इस मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में पहली बार स्पष्ट रूप से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की विवेचना किया गया और उसके लिए मांग पत्र भी प्रस्तुत किया गया, यद्यपि अंग्रेजी सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद वर्ष 1931 में कराची में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पटेल जी की अध्यक्षता में जब कराची में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसी अधिवेशन में भारतीयों के लिए विस्तृत रूप से, समग्र रूप से मौलिक अधिकार का एक परिपत्र तैयार किया गया, उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और यह मांग किया गया कि भारतीयों को मौलिक अधिकार अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन अभी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन कराची में जो प्रस्ताव पारित किया गया मौलिक अधिकार का, वह माइलस्टोन बना और जब संविधान सभा का गठन हुआ और जब मौलिक अधिकार समिति का गठन हुआ तो सभी सदस्यों ने मिलकर के सरदार पटेल को मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया था, ताकि भारतीयों के लिए एक बेहतर मौलिक अधिकार की प्राप्ति हो सके। और डॉक्टर पटेल ने बहुत बेहतरीन मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए प्रदान किया। इस प्रकार से मौलिक अधिकार का एक ऐतिहासिक घटनाक्रम मैंने आपके सम्मुख संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार का अपने संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या कहा गया है, और मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं उसका स्टडी हम आपको अब कराने चल रहे हैं। मित्रों, मौलिक अधिकार को हम लोग अनुच्छेद के तहत पढ़ने से पहले जरा ये तो जाने कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार का है, मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जिस अधिकार को प्राप्त कर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनालिटी का सर्वांगीण विकास कर सकता है। संपूर्ण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त होना अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र की नींव है, उसकी आत्मा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकार का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रोफेसर लस्की साहब ने लिखा है, किसी भी राज्य की पहचान इस आधार पर की जाती है कि उस राज्य ने अपने नागरिकों को कितना और किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। मौलिक अधिकार राज्य को समग्र और सभ्य बनाती है, इसलिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, यानी नकारात्मक है, जिससे कि राज्य और राज्य की संस्थाएं नागरिकों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें, तभी व्यक्ति का विकास होगा। इसलिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। हमारे संविधान में मूलतः संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार का ही मौलिक अधिकार है। तो वह 7 कौन कौन है मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वो है समता का। समता या
समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तीसरा जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 23 और 24। चौथा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद है 25 से अनुच्छेद 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद है 28 और 29। उनतीस और 30। छठवां है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, यह है अनुच्छेद 31। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सातवां मैं यहां लिख रहा हूं। सातवां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये मित्रों आज के सामने सातों मौलिक अधिकार जो हमारे मूल संविधान में प्राप्त थे, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं। फिर से सुनिए। पहला है समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28। छठवां था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। और छठवां था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 31। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये 7 मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्त थे, किंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो वह कौन एक हटाया गया? वह हटाया गया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया, अभी मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त हो गया तो वर्तमान में नागरिकों को केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये राइट टू प्रॉपर्टी कब समाप्त किया गया? यह समाप्त किया गया वर्ष
1978 में इसके लिए जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया था। और इसी संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त करने का मूल आशय यह था कि यह संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था अपने मूल संविधान में, कहीं न कहीं अपने समानता के अधिकार में बाधा उत्पन्न कर रहा था, कहीं न कहीं विभेद, असमानता उत्पन्न कर रहा था। व्यक्ति के विकास में यह मार्ग में किसी न किसी रूप में रोड़ा बन रहा था, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया। किंतु मित्रों, संपत्ति जीवन के लिए आवश्यक भी है। बिना संपत्ति के प्रगति संभव नहीं है। तो संपत्ति को मौलिक अधिकार से जरूर हटा दिया गया, मगर संपत्ति को इसी संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, उसे वैधानिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। और संपत्ति को जब कानूनी या वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में रख दिया गया कि अब संपत्ति मौलिक अधिकार न रह करके सिर्फ एक वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में इसे दर्जा दिया गया। तो वैधानिक और कानूनी जब अधिकार मिल गया तो इसका यह संकेत है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से संपत्ति का अर्जन करे और उसका पूरा ब्यौरा सरकार के सम्मुख मांगे जाने पर बिना मांगे भी प्रस्तुत करता रहे। इसलिए यह लीगल राइट बना दिया गया कि संपत्ति जीवन के लिए आवश्यक भी है, लेकिन अब मौलिक नहीं रहेगा, मौलिकता से इसे समाप्त कर दिया गया। ओके, इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हैं। अब हम लोग एक एक मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, भारतीय संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यद्यपि सबसे पहले भारत की वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया था, जो शिक्षा से संबंधित था, उसे भारत का मैग्ना कार्टा सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि वुड्स के डिस्पैच में प्रत्येक भारतीयों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के शानदार वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ने 1858 के अधिनियम को, ब्रिटिश अधिनियम को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन आजादी के बाद जब मौलिक अधिकार बन करके तैयार होकर लागू किया गया तो विद्वानों ने मौलिक अधिकार संविधान की भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 से। एक एक अनुच्छेद को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया, डिफाइन ऑफ द स्टेट। राज्य को परिभाषित करने का आशय क्या है और राज्य को क्यों परिभाषित किया गया? तो राज्य को परिभाषित करने का आशय यह है, भारतीय संप्रभु के अंतर्गत भारत सरकार, भारतीय संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय स्वशासन, साथ ही साथ भारत सरकार का नियंत्रण में सभी संस्थाएं राज्य के अंतर्गत है, राज्य है। और जहां तक राज्य है वहां तक लागू होगा मौलिक अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद
12 में है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि भारत सरकार या राज्य सरकारें यदि कोई भी ऐसी विधि बनाती है, कानून बनाती है, उन कानून से हमारे मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचती हो, हानि पहुंचती हो, अधिकारों को सीमित किया जाता हो, अधिकारों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता हो या उसको नुकसान किया जाता हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के द्वारा, पुनराविलोकन के द्वारा उस बनाए गए कानून को शून्य घोषित कर सकती है। इतना ही नहीं मित्रों, चाहे भारत सरकार की संस्थाएं हो या राज्य सरकार की संस्थाएं या दोनों सरकारें हों, अगर किसी के भी द्वारा कोई ऐसी नीतियां, कानून, योजना बनाई जाती हों, क्रियान्वयन की जाती हों जिससे कि हमारे मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचती हो, नुकसान होता हो, तो उस बनाए गए नीतियों को खारिज करने का, शून्य करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका को प्राप्त है। यह बहुत बड़ा अधिकार है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश से भी हमारे अधिकार को नुकसान पहुंचता है, तो उस अध्यादेश, ऑर्डिनेंस को भी हमारी न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित कर देगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अब हम लोग मौलिक अधिकार, संविधान का जो पहला मौलिक अधिकार है जिसकी शुरुआत होती है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। यह अनुच्छेद है 14 से अनुच्छेद 18, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार या समता का अधिकार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह ध्यान रहे, अन्य देशों के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार पहले है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में समानता का अधिकार पहले है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि भारत में सदियों से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर बहुत बड़ा अंतर था, बहुत बड़ा फासला था। भारत का अधिकांश लोग को ये अधिकार था ही नहीं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र में सबको बराबर का अधिकार मिले, तो इस बराबरी के अधिकार को तभी आप सुनिश्चित कर सकते हैं जब आपका मौलिक अधिकार की शुरुआत हो समानता या समता के अधिकार से। 14 से 18 यानी कुल 5 अनुच्छेदों में, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अनुच्छेदों में समानता के अधिकार का विवेचना किया गया है। और एक एक अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14, फिर 15, 16, 17 और 18। इन पांचों अनुच्छेदों में अलग अलग जो बातें लिखी गई हैं उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 14, किंतु आज नहीं, कल। इसके आगे हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।